परछाई एपिसोड 221। अब आगे अर्नव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरह से देखती रहोगी देन आई विल किस यू। ये कहते हुए अर्नव की सांसें समायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। अब समायरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो अर्नव की पकड़ में हड़बड़ाने लगती है। सिर्फ अर्नव ही था जिसके सामने समायरा कुछ किसी लड़की की तरह बर्ताव करती थी। आज समायरा को अपने साथ इस तरह से देखकर अर्नव को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो वो पूरी जिंदगी इसी तरह समायरा के साथ बिता लेता। समायरा नर्वस होकर अर्नव को खुद से दूर करने के लिए उसे पीछे धकेलती है। अर्नव उस पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करके उसे अपने और ज्यादा करीब कर लेता है। वो बड़े प्यार से समायरा को इस तरह परेशान होते देख रहा था। समायरा तो अब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन ये अजीब बहुत अच्छी फीलिंग थी। अर्नव कहता है, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? समायरा अपनी नजरें दूसरी तरफ करके बहाना बनाते हुए कहती है, माँ मुझे कुछ जरूरी काम है। अर्नव समायरा के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जाने के लिए बहाना बना रही हो? अर्नव के ऐसा करने पर समायरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्नव आज पहली बार बिना किसी झिझक के उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। समायरा उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे जाने दो। अर्नव कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। समायरा इरिटेट होकर कहती है, क्या? अर्नव कहता है, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। समायरा सवालिया नजरों से अर्नव को देखने लगती है। अर्नव हल्का मुस्कुराकर कहता है, तुम हमारे बच्चों को अपनी तरह तांत्रिक नहीं बनाओगी। अर्नव को कुछ देर पहले देखे अपने उस सपने से अभी भी डर लग रहा था। अर्नव की बात सुनकर समायरा अपनी आंखें फाड़कर उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, क्यों? अर्नव मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, हमारे घर में तुम्हारे जैसा एक ही काफी होगा। मैं नहीं चाहता तुम हमारे बच्चों के साथ टीम बनाकर मुझे परेशान करो। समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर उनमें मेरी शक्तियां पहले से हुई तो? ये सुनकर अर्नव की आंखें चमक जाती है और वो समायरा को छेड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम भी मेरे साथ हमारी फैमिली देखती हो? समायरा अब बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। एक पल के लिए वो अभी की सिचुएशन भूल ही गई थी। समायरा को दृष्टा की याद आती है और उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। अर्नव उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब अच्छा होगा। समायरा ने अब तक किसी को भी अपनी और दृष्टा के डील के बारे में नहीं बताया था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, अगर ये सब खत्म होने के बाद मैं जिंदा नहीं। समायरा ने इतना ही कहा था, तभी अर्नव उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समायरा अपने होठों से अर्नव की उंगली हटाकर कहती है, अब हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अर्नव समायरा की बातों से सहमत होकर कहता है, मैं जानता हूं कि हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन युवराज ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सब खत्म होने के बाद हम साथ होंगे और मुझे उन पर भरोसा है। समायरा अपनी बात पर जोर देकर कहती है, युवराज सबको नहीं बचा सकता। अर्नव भी थोड़ा मायूस होकर कहता है, हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं उनकी कही बातों पर भरोसा करना चाहता हूँ। ये कहते हुए अर्नव की आंखों में भी परेशानी साफ देखी जा सकती थी। समायरा बिना कुछ कहे अर्नव को फिर से हक कर लेती है। इस बार भी अर्नव उतना ही हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समायरा उसके साथ इतने अच्छे से पेश आ सकती है। समायरा को बाहों में लिए अर्नव कंफ्यूज होकर अपने मन में कहता है, क्या ये समायरा ही है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? ये सोचकर अर्नव अपने हाथ पर एक चिमटी काटता है और उसे दर्द भी होता है। अर्नव खुश होकर फिर कहता है, नहीं, ये सपना तो नहीं है, और फिर समायरा को और भी कसकर अपनी बाहों में ले लेता है। समायरा को भी अर्नव की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था और वो पूरी जिंदगी बस इसी तरह से जीना चाहती थी। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो आवाज सुनकर अर्नव और समायरा दोनों का ही मूड खराब हो जाता है। वो दोनों अलग होते हैं और अर्नव थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, कौन है? बाहर से युवराज की आवाज आती है, इट्स मी। युवराज की आवाज सुनकर अर्नव समायरा को ताना मारते हुए कहता है, देखा, अपना किया वापस लौटकर आता है। तुम हर बार युवराज और सुहानी को डिस्टर्ब करती थी ना, अब देखो। समायरा को अब समझ आ रहा था कि उसके अचानक से रूम में आ जाने से युवराज इतना गुस्सा क्यों हो जाता था। अर्नव जाकर दरवाजा खोल देता है और युवराज रूम के अंदर आ जाता है। युवराज आकर समायरा के सामने खड़ा हो जाता है।
ये देखकर अर्नव समझ जाता है कि युवराज समायरा से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वो युवराज से कहता है, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर अर्नव वहां से जाने को होता है तो युवराज उसे रोकते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ रुक सकते हैं। अर्नव वहीं रुक जाता है। अर्नव और समायरा सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखने लगते हैं। युवराज समायरा और अर्नव से कुछ बातें करने लगता है। रात का वक्त था। विशिंग वेल के अंदर एक गुफा में पूरी तरह अंधेरा था। वो साया गुस्से से गुर्राते हुए इधर से उधर घूम रहा था। तभी उस गुफा के अंदर रक्षित आता है और उस साये के सामने आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वो साया गुस्से से कहता है, सभी को तैयार करो, अब वक्त आ गया है। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। रक्षित अपना सर झुकाए हुए कहता है, जी। उस साये से आवाज आती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? रक्षित उस साये से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन कोई सवाल करके अपनी हद पार नहीं कर सकता था। रक्षित गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, उस युवराज को मैं मारना चाहता हूँ, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। रक्षित के ऐसा कहने पर उस साये का गुस्से से गुर्राना बंद हो जाता है और कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद वो साया कहता है, मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूँ। तंत्रा मेरी सबसे काबिल रक्षक थी, उसने कई सदियों तक अपनी पूरी क्षमता से मेरी रक्षा की। तुम्हारा युवराज पर क्रोध जायज है, क्योंकि तंत्रा तुम्हारी बहन थी, लेकिन युवराज मेरा शिकार है। तंत्रा वही तांत्रिक थी जिसने मृदुला को जागृत किया था। उस साये की बात सुनते हुए रक्षित की आंखों में गुस्से के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मुट्ठी बांधकर कहता है, तो मेरे लिए क्या आदेश है? साया कहता है, समायरा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है और उस लड़के विवेक को मेरे रक्षक संभाल लेंगे। रक्षित अपना सर झुकाए हुए कहता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पद्मिनी भी उनके साथ होगी। आपको पद्मिनी और युवराज का एक साथ सामना करना होगा। वो साया कहता है, ये मेरे लिए आसान होगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी वंशज सुहानी चाहिए। बस एक बार वो मेरे साथ हो जाए, फिर मैं ये कहानी हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। रक्षित गुस्से में कहता है, वो युवराज हमें उस तक पहुंचने से रोक रहा है। रक्षित के ऐसा कहते ही साया फिर से गुर्राते हुए भयानक आवाज निकालने लगता है। वो आगे कहता है, युवराज नहीं, पद्मिनी हमें रोकने की कोशिश कर रही है। उस कवच के कारण मैं उस लड़की को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। बस एक बार वो उस घर से निकल जाए, फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रक्षित कहता है, मेरे लिए कोई और आज्ञा। वो साया कहता है, रक्षकों से कह दो कि तैयार रहे। आज से 3 दिन बाद हम उन सबको खत्म कर देंगे। रक्षित अपना सर झुकाकर वहां से चला जाता है और वो साया उस गुफा में रखे उस कंकाल के सामने जाकर कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मुझसे बच पाओगी। इधर सुहानी अपने बेडरूम में युवराज की बाहों में सो रही थी। सुहानी इस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन युवराज जाग रहा था। वो उस अंधेरे कमरे में सुहानी के सोए हुए मासूम चेहरे को देख रहा था। युवराज के हाथ सुहानी के बालों को बड़े प्यार से सहला रहे थे। सुहानी को देखते हुए उसके दिमाग में उस रात की बातें चल रही थी जब युवराज सुहानी से पहली बार मिला था। उस रात इत्तेफाक से युवराज पुराने रोड पर था और उसने सुहानी को मृदुला से बचा लिया था। तब उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वो लड़की एक दिन उसकी वाइफ होगी। ये सुहानी की ही की गई शुरुआत थी, जो आज अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रही थी। युवराज को ये सोचकर सुहानी पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था कि सिर्फ युवराज के लिए वो मृदुला से भिड़ने के लिए तैयार हो गई थी। युवराज झुककर सुहानी के गाल पर एक किस करता है और उसे देखते हुए कहता है, थैंक यू सुहानी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तुम नहीं होती तो शायद मैं आज जिंदा ही नहीं होता। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी नींद में ही हड़बड़ाने लगती है। ये देखकर युवराज के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सुहानी के साथ क्या हो रहा है। सुहानी अब बेचैन होकर अपना हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। युवराज सुहानी के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, सुहानी प्लीज उठ जाओ। सुहानी नींद से जाग नहीं पाती। युवराज सुहानी को उठाकर बैठा देता है और फिर से उसके गाल पर थपथपाने लगता है, लेकिन अभी भी सुहानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सुहानी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। युवराज समझ गया था कि मारीच फिर से सुहानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और सुहानी खुद उससे बचाने की। पिछले कुछ दिनों से हर रात सुहानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था और हर बार सुहानी मारीच को खुद पर हावी नहीं होने देती थी।
लेकिन आज उसके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। युवराज अपनी शक्तियों से सुहानी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आज उसकी शक्तियां भी उसके किसी काम नहीं आ रही थी। सुहानी की तकलीफ देखकर युवराज उससे भी ज्यादा बेचैन हो रहा था और उसकी आंखें भर आई थीं। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कसकर सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है। सुहानी अभी भी अपना हाथ पैर मार रही थी, लेकिन युवराज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद सुहानी की बॉडी शांत हो जाती है। अचानक से सुहानी को शांत होते देख युवराज पहले से ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे खुद से अलग करके देखने लगता है। सुहानी का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो आराम से सो रही है। युवराज को कुछ समझ नहीं आता और वो सुहानी को बेड पर लिटाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अब वो ठीक है। वो आवाज सुनते ही युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो आवाज पद्मिनी की थी। युवराज फौरन पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके रूम में पद्मिनी थी। पद्मिनी को वहां देखकर युवराज और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। उसे अंदाजा होने लगा था कि पद्मिनी वहां क्यों आई है। युवराज बेड से उठकर पद्मिनी के पास जाता है और उससे कहता है, अभी अभी क्या हुआ था। पद्मिनी कहती है, वो सुहानी को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। अब सुहानी ज्यादा देर तक उससे लड़ नहीं पाएगी। या तो इसे उसके साथ जाना होगा या फिर ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ये सुनकर युवराज का मन घबराने लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, तो अब हमें क्या करना होगा। पद्मिनी सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहती है, 2 दिन है तुम्हारे पास, जितनी तैयारी करनी है कर लो। युवराज को पद्मिनी के कहने का मतलब साफ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। पद्मिनी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, वो अब तैयार है। अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो उसके हमला करने से पहले तुम्हें उस पर हमला करना होगा। पद्मिनी की बातें सुनकर युवराज का चेहरा भी कठोर हो जाता है और वो एकटक पद्मिनी को देखने लगता है। एपिसोड 222। अब आगे। पद्मिनी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, वो अब तैयार है। अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो उसके हमला करने से पहले तुम्हें उस पर हमला करना होगा। पद्मिनी की बातें सुनकर युवराज का चेहरा कठोर हो जाता है और वो एकटक पद्मिनी को देखने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, हम अभी तैयार नहीं हैं। सुहानी की हालत तुम देख सकती हो। विवेक और सामायरा अभी अपनी शक्तियों से खुद ही लड़ रहे हैं। हमारा सामना सिर्फ उस साये से नहीं बल्कि उसके रक्षकों से भी होगा। सुहानी के हिसाब से उसके पास 20 से 25 ताकतवर रक्षक है। पद्मिनी कहती है, उसके पास इससे कहीं ज्यादा रक्षक हैं और उनमें से हर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और पद्मिनी पर उम्मीद लगाते हुए कहता है, तुम तो होगी ना हमारे साथ, तुम उन्हें आराम से खत्म कर सकती हो। पद्मिनी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं खुद को किसी और चीज के लिए तैयार कर रही हूँ। पद्मिनी की बातें सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो पद्मिनी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो। मैं इन सबको उन दरिंदों के सामने मरने के लिए छोड़ दूं। पद्मिनी बिना किसी भाव के कहती है, युद्ध कुर्बानी मांगती है और ये लड़ाई सदियों पुरानी है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि बिना कुछ खोए तुम लोग जीत जाओगे। युवराज निःशब्द हो जाता है। पद्मिनी की बात भी सच थी, लेकिन युवराज किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब वो क्या करे, मारीच से लड़ते हुए वो कैसे बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करे। तभी पद्मिनी उससे कहती है, 2 दिन, जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। पद्मिनी की बात पूरी होते ही वो अपनी जगह पर ब्लर होने लगती है और कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाती है। पद्मिनी के जाने के बाद युवराज परेशान होकर अपने बेड पर आ जाता है। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने निशा, विवेक, अर्नव और समायरा का चेहरा बार बार आ रहा था। शुरू से लेकर अब तक उसी ने उन सबको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था जैसे वो ये नहीं कर पाएगा। युवराज को अर्नव से किया अपना प्रॉमिस याद आता है और वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी नज़र सुहानी पर जाती है, जो बेड पर आराम से सो रही थी। वो बेड पर लेट जाता है और सुहानी को अपनी बाहों में भरकर ऊपर सीलन को देखने लगता है। अब युवराज की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इतना बेचैन उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। युवराज सीलन को देख ही रहा था, तभी उसे अपने गाल पर कुछ महसूस होता है। अगले ही पल उसे समझ आता है कि सुहानी ने उसके गाल पर किस किया है। युवराज की नज़र सीलन से हटकर सुहानी पर जाती है, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी।
युवराज सुहानी के चेहरे पर हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई? सुहानी युवराज के उस हाथ को पकड़कर किस कर लेती है और कहती है, मेरे हस्बैंड इतने परेशान हैं, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? सुहानी की बात सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है, लेकिन सुहानी साफ देख सकती थी कि युवराज जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। सुहानी युवराज के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, क्या बात है? मैंने आपको पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। युवराज सुहानी की बात टालते हुए कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। सुहानी उठकर बैठ जाती है और युवराज को भी खींचकर बेड पर बैठा देती है। युवराज कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी युवराज के पास जाती है और उसे अपनी पूरी ताकत से हक कर लेती है। शायद युवराज को इस वक्त इसी की जरूरी थी। वो भी सुहानी को इस तरह से अपनी बाहों में ले लेता है जैसे उसे गले लगाकर अपनी परेशानी भूल जाना चाहता हो। सुहानी उसी पोजीशन में कहती है, आपको डर लग रहा है? युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं सबको एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुहानी बड़े प्यार से कहती है, कौन कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते? आप युवराज सर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। युवराज परेशानी भरी आवाज में कहता है, वो सब बहुत पावरफुल हैं। तुम्हें, मुझे और पद्मिनी को उस मारीच का सामना करना होगा। विवेक और समायरा अकेले उन रक्षकों को कैसे रोक पाएंगे? और उन दोनों के साथ निशा और SP सिंह की सेफ्टी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुहानी युवराज से अलग हो जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहती है, ऐसा नहीं होगा, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम नहीं जानती वो सब कौन है। विवेक और समायरा को उनके सामने छोड़ना मतलब उन्हें मौत के सामने फेंक देना। सुहानी युवराज को बड़े गौर से देख रही थी। वो युवराज का चेहरा अपनी तरफ करके कहती है, युवराज सर, इधर मेरी तरफ देखिए। युवराज सुहानी की आंखों में देखता है। उसकी आंखें बहुत गहरी और हल्की नम थी। वो सुहानी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सुहानी उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, आपको पता है आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है जो आप भूल रहे हो? युवराज कुछ सोचकर कहता है, मेरे पावर्स। सुहानी जोर से नामे अपना सर हिला देती है। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, तो? सुहानी युवराज के सर पर अपनी 2 उंगली पॉइंट करके उसे हल्का सा पीछे धकेलकर कहती है, आपका ये छोटा सा दिमाग जो बहुत डेंजरस है। अभी आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आप मारीच से सिर्फ अपने पावर्स की हेल्प से लड़ना चाहते हो और वो ज्यादा पावरफुल है। आपको इन सारे मैटर से खुद को डिटैच करके द ग्रेट युवराज दीवान की तरह सोचने की जरूरत है। युवराज बड़े गौर से सुहानी की बातें सुन रहा था। वो आगे कहती है, आपने ही मुझे सिखाया था कि कम रिसोर्सेस में अपना गोल कैसे अचीव किया जा सकता है, और अगर ओपोनेंट हमसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसे कैसे टैकल किया जा सकता है। ये बातें आप जानते हो जो किसी भूत प्रेत के लिए समझ पाना नामुमकिन है। सुहानी की बातों को समझकर युवराज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो एक एक्साइटमेंट के साथ सीरियस होकर कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि? युवराज इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसके होठों पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही और ना ही कुछ सोचना चाह रही हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुहानी जानती थी कि मारीच हर वक्त उसका दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए उसने कुछ भी अपने दिमाग में साफ साफ नहीं सोचा था। उसने अपने दिमाग को कंफ्यूजन में रखते हुए ही युवराज को कुछ हिंट्स दे दिए, जिसे युवराज भी समझ गया था। सुहानी की बातें सुनकर युवराज की आंखों में चमक और चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कहता है, थैंक यू। सुहानी कहती है, क्यों? आपको कुछ याद दिलाने के लिए। युवराज सुहानी के माथे पर किस करके कहता है, नहीं, मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुहानी भी युवराज के नाक को किस करके कहती है, मेरा आपकी लाइफ में आना आज से 1000 साल पहले ही डिसाइड हो गया था। आप दुनिया में कहीं भी होते तो भी मैं आप तक पहुंच ही जाती। ये कहकर सुहानी जब पीछे जाने लगती है, युवराज उसे होल्ड कर लेता है। वो सुहानी के करीब जाते हुए कहता है, तुमने अभी मेरी हेल्प की, मुझे इतना अच्छा फील कराया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलना चाहिए। ये कहकर युवराज सुहानी के होठों को देखने लगता है। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके सस्पिशियस आवाज में कहती है, दूर हिमालय की पहाड़ी में बसे एक शहर में जब भी युवराज सुहानी के पास आने की कोशिश करता है,
तो सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, पीछे हट जाए वरना समायरा आ जाएगी। सुहानी की बात सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। युवराज को फाइनली रिलैक्स देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। कुछ देर पहले उसकी जो हालत थी वो देखकर सुहानी बहुत घबरा गई थी। युवराज हंसते हुए सुहानी को फिर से हग करके कहता है, आई लव यू। सुहानी भी युवराज की पीठ सहलाते हुए कहती है, आई लव यू टू युवराज सर। युवराज कहता है, तुम मुझे सर कहना कब बंद करोगी? सुहानी कहती है, वो हम बाद में देखेंगे। ये कहकर सुहानी युवराज की बाहों में अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अब मेरे दिमाग में घुसने का कोई फायदा नहीं है। सुहानी ये मारिच के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ उस गुफा के अंदर वो साया गुस्से से चीखने लगता है। सुहानी के दिमाग को पढ़कर वो हर एक बात जान गया था जो सुहानी और युवराज के बीच हो रही थी, लेकिन उसे साफ तौर पर यह समझ नहीं आया कि सुहानी युवराज से क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उस साए से गुर्राती हुई भयानक आवाज आती है, ये लड़की मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक है। ये जान गई है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात सोच ही नहीं रही है जो ये मुझे पता नहीं चलने देना चाहती। सुहानी इस परेशानी में युवराज के साथ इस तरह प्यार भरी बातें करके मारीच को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। मारीच सुहानी के बारे में सोचकर आगे कहता है, बाकी सबको तो मैं सिर्फ मौत दूंगा, लेकिन तुझे मैं मौत से कहीं बदतर जिंदगी दूंगा। अनंतकाल तक तू मेरी गुलाम होगी और हर पल मैं तेरे शरीर और तेरी आत्मा को ऐसा दर्द दूंगा जिससे ना तो तू मार पाएगी और ना ही जी पाएगी। अगली सुबह 5 बजे जब सुहानी की नींद खुलती है तो उसे वहां युवराज दिखाई नहीं देता है। सुहानी उठकर बैठ जाती है और उबासी लेने लगती है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और युवराज रूम के अंदर आता है। सुहानी युवराज को देखकर शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि आत्मा वो मारीच है या आप पूरी रात बाहर भटकते रहते हो। ये सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वो सुहानी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी युवराज को दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे जाने दीजिए, मेरी नींद पूरी हो गई है। युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे ऐसे ही नींद आती है। सुहानी मुस्कुरा देती है और फिर से अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। उसे अंदाजा हो रहा था कि युवराज अभी कुछ तो ऐसा करके आया है जिससे कुछ देर पहले उसके मन में जो बोझ था वो उतर गया है। यही वजह थी कि बेड पर लेटते ही इस बार युवराज को नींद आ जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।